अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकेंड चैप्टर का टॉपिक देखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। बच्चे, कंजर्वेशन का मतलब होता है कंजर्व रहना, सेम रहना, चेंज ना होना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या कहता है? इस टॉपिक के लास्ट बच्चे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, कहते हैं द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड का मतलब है जिसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लग रही हो। तो कहते हैं अगर कोई आप आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं, उसका मोमेंटम हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन की स्टेटमेंट है कि आप कोई सा भी जब आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं तो उसका मोमेंटम हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे। कोई एक सिचुएशन लेते हैं, तो वो यहाँ पे कहते हैं लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? जिसके ऊपर कोई फोर्स बाहर से नहीं लग रही होती, जो भी होता है सिस्टम के अंदर हो रहा होता है। अब वो यहाँ पे आइसोलेटेड की डेफिनेशन दे रहा है कि आइसोलेटेड सिस्टम आप कंसीडर कर रहे हो, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके ऊपर बाहर से किसी किस्म की फोर्स नहीं लग रही होती। तो ये अलहदा से एमसीक्यू भी पूछ लिया जाता है, या डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड ऐसा सिस्टम होता है जिसके ऊपर किसी किस्म की बाहर से फोर्स नहीं लग रही। कहते हैं आप इसकी एग्जाम्पल सपोज करो। कहते हैं आप क्या करो, एक कंटेनर ले लो, एक बंद कंटेनर ले लें, इसके अंदर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो है ना वो इनक्लोज है। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, काफी ज्यादा पार्टिकल्स हैं। अब ये देखें, ये गैस इनक्लोज है। कहते हैं अब ये सिलेंडर के अंदर इनक्लोज है। अब ये जो गैस पार्टिकल्स है ना, ये आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं, इस कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराएंगे। लेकिन ये सारे के सारे फोर्स क्या लगा रहे हैं? आपस में लगा रहे हैं अंदर, या तो इस वॉल के साथ या इसके साथ टकराएंगे या इसके साथ, तो आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। लेकिन बाहर से कोई फोर्स इनके ऊपर नहीं लग रही होती, क्योंकि वो एक सिस्टम में इनक्लोज हुए होते हैं। तो ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लग रही हो, वो सिर्फ आपस में एक दूसरे के साथ जितना मर्जी कोलाइड करें, उसको क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे ये कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस इनक्लोज इन ए ग्लास वेसल, कि आप एक शीशे का कंटेनर, एक ग्लास वेसल ले लें एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, मतलब इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। बच्चे, टेम्परेचर चेंज कर देते हैं ना तो इनकी एनर्जी कम ज़्यादा हो जाती है। तो कहते हैं आपने फिक्स कर दिया हुआ है, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूट एन आइसोलेटेड सिस्टम, कहते हैं मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, उनकी रैंडम मोशन होते हैं। हम याद रखिएगा, एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स हो, गैसेस मॉलिक्यूल्स हो, वो हमेशा जो है रैंडम मोशन में होता है, मतलब मूव करना ही करना है। ठीक है, नेचर है कि हर चीज़ मूव करती है। तो वो जब इधर उधर मूव कर रहे होते हैं तो अपने साथ भी कोलाइड करते हैं, वॉल्स के साथ भी कोलाइड करते हैं। लेकिन वो वेसल में इनक्लोज है, इस कंटेनर में इनक्लोज है, तो बाहर से कोई चीज़ इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रही होती। तो कहते हैं दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम। तो आपने एक आइसोलेटेड सिस्टम लेना है, उसमें प्रूव करना है कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। तो ये अलहदा से बच्चे 2 नंबर की डेफिनेशन भी आ जाती है इस टॉपिक में। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है उसकी एग्जाम्पल दें, तो ये अलहदा से एक 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, अब हमें आइसोलेटेड सिस्टम का तो पता चल गया। कहते हैं अब उसमें हमने ये प्रूव करना है कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। अब वो कैसे कर रहे हैं? कहते हैं आपने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया, उसमें मैंने 2 बॉल्स कंसीडर कर ली। मेरे पास जो मैंने कंसीडर किया था ना, मेरे पास एक कंटेनर है, तो उसमें मेरे पास कह लें कि मॉलिक्यूल्स इनक्लोज थे। कहते हैं इसमें फॉर एग्जांपल मैं 2 मॉलिक्यूल्स की बात कर लेती हूँ, एक ये वाला ले लेती हूँ, एक ये वाला ले लेती हूँ। या फिर आप इसको हार्ड बॉल की बात कर लें कि एक कंटेनर है जिसमें मेरे पास बाहर से अब कोई फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ और सिर्फ अंदर से लग रही है। मैंने यहाँ पे एक सिस्टम सपोज कर लिया, उस सिस्टम के अंदर ना मैंने 2 बॉल्स ली हैं। ठीक है, मतलब ये सिस्टम पूरा जो होगा ना, इस सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रही होगी, ये अंदर ही जो भी हो रहा होगा कुछ हो रहा होगा। कहते हैं 2 मैंने बॉल्स ले ली हैं, 2 गेंद्स ली हैं, 2 गेंदे ली हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। दोनों ना लॉन्ग स्ट्रेट लाइन मूव ऑन कर रहे हैं, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। m1 है तो मैं कहती हूँ इसकी वेलोसिटी v1 थी, ये m2 है तो मैंने कह दिया इसकी वेलोसिटी v2 है। यहाँ पे एक अजम्पशन याद रखिएगा, जो v1 होती है ना वो ग्रेटर होती है v2 से, थोड़ी सी इसकी स्पीड ज्यादा होती है v1 की। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, सीधी सीधी। अब इसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, ये क्या करेगी? ये जाके इसके साथ टकरा जाएगी। जब ये बॉल इसके साथ जाके टकराएगी तो इसके ऊपर ये एक फोर्स लगाती है F। हमने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा है कि अगर आप किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हो तो वो भी एक रिएक्शन फोर्स लगाती है। जब ये इसके साथ जाके टकराती है m1 m2 के साथ, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाती है, तो ये भी इसके ऊपर ऑपोजिट फोर्स लगाता है। जितनी ये फोर्स लगाएगी ये भी उतनी फोर्स लगाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में।
कोलाइड करने के बाद वो दोबारा से उसी डायरेक्शन में मूव ऑन करना शुरू हो जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कोलिजन से पहले उनकी वेलोसिटीज को अगर मैंने v1 का नाम दिया था, तो डिफरेंस करने के बाद कोलिजन के बाद थोड़ी बहुत तो चेंज हुई होंगी ना बच्चे। मैं इसकी वेलोसिटी को m1 है तो इसको v1 नहीं बोलूंगी, लेकिन सिर्फ चेंज बताने के लिए कि ये कोलिजन से टकराने से पहले था, कोलिजन से पहले था, ये कोलिजन के बाद है, मैं इसको प्राइम का नाम दे देती हूँ। इसी तरह से m2 है, इसको मैं वेलोसिटी को v2 बोल दूंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पहले वाली सिचुएशन से डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको प्राइम का नाम दे दूंगी। जैसे लाइक अगर ये दो फुटबॉल की मैं एग्जांपल ले लूँ, ये थोड़ी सी स्पीड के साथ जा रहा है, ये पीछे से एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, इसको m2 बोल दिया, इसकी स्पीड ज़्यादा है, ये पीछे से आके इसके साथ टकराएगा, टकराने के बाद दोबारा उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिचुएशन वही है कि दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे थे, इसकी थोड़ी स्पीड ज़्यादा थी, ये इसके साथ जाकर टकराएगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, लेकिन कोलिजन के बाद दोनों उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो वो यहाँ पे इसी सारी सिचुएशन को वर्डिंग में लिख रहा है, कहते हैं कंसीडर करें एक आइसोलेटेड सिस्टम है, कि ये जो सारी मैंने गेंदें कंसीडर की हैं वो आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब किसी कंटेनर में क्लोज हुई हैं जिसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही। इसमें क्या आपने दो बॉल्स ली हुई हैं जिनका मास m1 और m2 है, ये सिचुएशन ये वाली बता रहा है, ठीक है। जो दोनों बॉल्स हैं एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, m1 की वेलोसिटी को मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से v1 बोल देती हूँ 1 के हिसाब से, m2 की वेलोसिटी को v2 बोल देते हैं। सिर्फ याद रखिएगा v1 थोड़ी सी ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, बहुत दी बॉल्स कोलाइड के, ये जाके पीछे से इसके साथ जाके कोलाइड करेगी, जब ये इसके साथ कोलाइड करेगी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, मैं कहती हूँ वो मेरे पास F आ जाएगी। अब ये जाके इसके साथ टकराती है तो न्यूटन कहता है कि ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, लेकिन ऑपोजिट, तो ये अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है तो वो इसके ऑपोजिट लगा देगी। कोलिजन के बाद वो दोनों एक ही डायरेक्शन में इसके साथ जाकर टकराती है, थोड़ा इसके ऊपर फोर्स लगाती है, दोनों बाद में एक ही डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं इसको v1 प्राइम बोल दूंगी, m1 v1, लेकिन सिर्फ इस चीज़ से कोलिजन से पहले फर्क करने के लिए इसको प्राइम और इसी तरह से v2 प्राइम। वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि कोलिजन के बाद वेलोसिटीज को v1 प्राइम और v2 प्राइम बोल। अब मैंने ये बात की है कि जाके पहली बॉल दूसरी बॉल के साथ टकराई, फोर्सेस एक दूसरे पे लगाई, कोलिजन के बाद मुझे पता करना है कि इसका मोमेंटम क्या से चेंज हुआ, क्या चेंज आया ओवरऑल कोलिजन के बाद सिस्टम का मोमेंटम क्या चेंज हुआ, कि अगर मोमेंटम चेंज हुआ है तो कितना हुआ है। मोमेंटम हम लोगों ने इससे पहले डेफिनेशन की थी, वो बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मोशन को बोलते हैं, ठीक है। तो कहते हैं हमारे पास मोमेंटम के लिए ना हमने एक क्वेश्चन पढ़ी थी कि जो फोर्स आपके पास ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी फोर्स लग रही होती है ना, वो बेसिकली हमारे पास चेंज करवा रही होती है मोमेंटम। ये न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा था कि जो फोर्स आप किसी जिस्म पे लगाते हो वो बेसिकली इसका मोमेंटम चेंज करवा रही होती है। तो ये हम पढ़ते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो अगर टाइम इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ F मल्टीप्लाइड बाय टी, और साथ में चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स लगाओगे तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। मोमेंटम हमारे पास क्या होता है बच्चों, वो m और v होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। अब अगर मैंने चेंज इन मोमेंटम देखना है पहली ऑब्जेक्ट का, तो जिसके ऊपर जितनी फोर्स लगेगी उसको F लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय टी और चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर F लग रही है, मल्टीप्लाई बाय टी है, बाकी चेंज इन मोमेंटम का मतलब है, मतलब ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, फाइनल का मतलब है बाद वाली वेलोसिटी। मोमेंटम का फार्मूला ये होता है, अगर मैं फाइनल लिख दूंगी तो वेलोसिटी के साथ भी फाइनल लिख दूंगी, और फाइनल वेलोसिटी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, प्राइम के साथ। इसी तरह से अगर मैं इनिशियल मोमेंटम है इसके साथ इनिशियल वेलोसिटी ले लूंगी, तो मतलब मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी m1 की किससे रिप्रेजेंट की थी, खाली v1 से रिप्रेजेंट की थी, तो उसके अकॉर्डिंगली ये मेरे पास फार्मूला आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी कंट्राडिक्शन है डेरिवेशन में, और यहाँ पे m1 में बच्चे मास के ऊपर जो फोर्स लग रही है यहाँ पे f प्राइम शो कर रहे हैं, यहाँ पे f शो कर रहे हैं, तो किसी एक को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे f प्राइम खत्म कर दें और यहाँ पे क्या करें, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर प्राइम कंसीडर कर लें, इसको रिमिट कर दें, यहाँ पे प्राइम कंसीडर कर लें, ठीक है। अब ये ठीक हो जाएगा इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो m1 के ऊपर फोर्स F लग रही थी, मल्टीप्लाई बाय टी, चेंज इन फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, फाइनल हमारे पास m1 की वेलोसिटी क्या थी, v1 थी, इनिशियल क्या थी, v1। दोनों में फर्क सिर्फ ये था कि फाइनल में प्राइम आ जाएगा, उसमें v1 आ जाएगा। इसी तरह से अब m2 के ऊपर फोर्स भी लगाई है, तो वो f प्राइम है, f प्राइम के बाद उसकी क्या चेंज आएगा मोमेंटम में, उसी तरह से लिखेंगे कि फोर्स f प्राइम आपके पास आ रही है, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, और चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस, तो इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m2 v2 प्राइम, ठीक है। फाइनल क्या है वेलोसिटी v2 प्राइम, माइनस इनिशियल क्या आ जाएगी m2 v2। अब ये दो क्वेश्चंस आ गई हैं, इसको 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें। अब इन दोनों क्वेश्चंस को ऐड कर लें, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में और राइट साइड को राइट साइड में ऐड कर लें।
लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड किया तो ये आ जाएगा एफ मल्टीप्लाई बाई टी प्लस एफ प्राइम मल्टीप्लाई बाई टी। तो ये इक्वेशन उसी तरह से M1 V1 प्राइम माइनस M1 V1 प्लस M2 V2 प्राइम। जब इन दोनों को बच्चे जमा किया है, यहाँ पे एक स्टेप ना मिसिंग है, होना चाहिए था बेसिकली वो, लाइक कि अगर मैंने इसके लेफ्ट साइड को ऐड किया 1 और 2 की, इसको एफ मल्टीप्लाई बाई टी प्लस एफ प्राइम मल्टीप्लाई बाई टी। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा था, वो टी आ रहा था, तो टी को अलहदा कर लिया, बाकी क्या बचा, एफ इधर बच गया और एफ प्राइम इधर आ गया। एफ प्लस एफ प्राइम इंटू टी, बाकी सारी जो इक्वल साइन के साइड पे ये इक्वेशन प्लस दिस वन वैल्यू, ठीक है। तो ये सिंपल उसको सॉल्व किया, तो ये एक स्टेप मिसिंग था, उसको कर लीजिएगा। अब ये क्या है, दो फोर्सेस हम ऐड कर रहे हैं। अब ये देखिए मुझे, ये फोर्स M1 इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगा रहा है, M2 इस डायरेक्शन में लगा रहा है। दोनों की फोर्सेस सेम होती हैं, न्यूटन थर्ड लॉ हमें ये कहता है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल है, लेकिन क्या है, ऑपोजिट है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको लिख लेती हूँ, एफ प्राइम किसके इक्वल है, एफ के, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। मतलब दोनों की वैल्यू क्या है, ऑपोजिट है। नेगेटिव साइन हमें सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है, वैल्यू सेम एक दूसरे के। अभी माइनस से दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ भी नहीं, जीरो। तो ओवरऑल एफ प्लस एफ प्राइम का जो सम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो जीरो। तो यहाँ पे अगर जीरो प्लेस कर दें तो ये साइड टर्म जीरो नहीं हो जाएगी, साइड टर्म जीरो हो जाएगी, बाकी सिर्फ ये बच जाएगा। अब इसमें क्या करें, ये देखें, ये भी माइनस वाली है M1 V1, ये भी माइनस वाली है M1 V1। जो माइनस वाली है उसको इक्वल साइन की दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये माइनस वाली इधर जाके प्लस हो जाएगी, ये वाली माइनस जाके भी उधर प्लस हो जाएगी। तो ये वाली इक्वेशन जो प्राइम वाली है वो इधर प्लस है, तो उसको इधर ही रहने दें। अब ये टोटल मोमेंटम है पहले ऑब्जेक्ट का प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का कुलियन से पहले, इक्वल आ रहा है। पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम प्राइम हमें बता रहे हैं कुलियन के बाद है। मतलब कुलियन से पहले जितना टोटल मोमेंटम था वो इक्वल है कुलियन के बाद कितना मोमेंटम है। मतलब मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, जितना पहले था उतना ही बाद में। तो कहते हैं इसका मतलब क्या है कि जितना इनिशियल मोमेंटम था सिस्टम का उतना ही बाद में है। कुलियन के बाद भी फाइनल मोमेंटम भी उतना ही चेंज नहीं हुआ। टोटल चेंज क्या है, हमारे पास जीरो है, मोमेंटम कांस्टेंट है। तो यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था जो हम प्रूव करना चाह रहे थे, ठीक है। कहते हैं फॉर सच ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स within the group experience of force there must be an equal and opposite forces on the other object in the same object। कहते हैं ऐसा कोई कंटेनर अगर आप लेते हो जिसमें मॉलिक्यूल्स इनक्लोज्ड हैं, अगर ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये मॉलिक्यूल भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा, सेम लगाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर कोई दो मॉलिक्यूल ये पड़े हैं, एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है इस चार्ज के ऊपर, ऊपर वाले मॉलिक्यूल के ऊपर, तो वो भी फोर्स उतनी ही लगाएगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जितनी फोर्सेज होती हैं उसके ऑपोजिट भी फोर्सेज होती हैं कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। टोटल चेंज कोई नहीं आता। तो यहाँ पे कहते हैं हमारे पास अगर फोर्सेज लग रही हैं ऑब्जेक्ट्स में तो हर किसी की इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेज भी लग रही होगी, टोटल चेंज कोई नहीं आएगा। जितनी एक डायरेक्शन में होगी उसके ऑपोजिट दूसरी डायरेक्शन में भी होगी। तो ओवरऑल जो टोटल हमारे पास चेंज रहेगा वो क्या रहेगा, वो जीरो रहेगा, ठीक है। तो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं हमारे पास के टोटल मोमेंटम जो होता है वो हमेशा हमारे पास क्या रहता है, कंजर्व रहता है। कहते हैं हमें याद रखना चाहिए कि जो मोमेंटम होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये एमसीक्यूज के लिए कि वेक्टर जो मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, mv मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। मास तो वैसे एक स्केलर नंबर है, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन जो v है वेलोसिटी इसकी, तो ये तो वेक्टर है ना। तो अगर ये वेक्टर है तो मेरे पास मोमेंटम भी क्या होगा, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है क्या, इसमें आप पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी कि आइसोलेटरी सिस्टम लें, एक आइसोलेटरी सिस्टम जिसमें कंटेनर में आपने गैस को इनक्लोज किया हुआ है, ये सारी डेरिवेशन है। तो यहाँ तक ये जो चैप्टर है, ये सॉरी टॉपिक है, वो एंड हो जाएगा। ये तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप कोई ऐसा आइसोलेटरी सिस्टम लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो जितनी एक डायरेक्शन में फोर्स लगेंगी उतनी ऑपोजिट में लगेंगी, ओवरऑल नेट कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे आप लोग वो एग्जाम्पल नहीं देते रस्सा कशी की, कि एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जा रहा है, जितनी फोर्स ये अपनी तरफ खींच रहे हैं उतनी ही फोर्स ये लग रहा है। तो अगर टोटल जितनी फोर्स इधर लग रही है उधर लग रही है तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ना रस्सा इधर जाएगा ना उधर जाएगा, नेट इफेक्ट जीरो आएगा। तो कह लें चेंज कोई नहीं होगा। इसी तरह से कहते हैं अगर आपके पास किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उतनी दूसरे में लग रही है तो ओवरऑल चेंज नहीं आता। चेंज हमारे पास क्या होगा, मोमेंटम होगा, वो रस्सा दरमियान में ही रहेगा। इसी तरह से कहते हैं मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा, वो जहाँ पे है वहाँ पे ही रहेगा। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। स्टिल इससे रिलेटेड कोई पॉइंट पूछना हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।